आज के इस वीडियो में मैं 7 जुलाई शिफ्ट 2 प्राइमरी का पेपर 1 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मैंने 7 जुलाई को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था अर्थात जूनियर का जो पेपर था उसका कंप्लीट सोल्यूशन विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड किया था। आप सभी ने देखा भी होगा, अपने आंसर्स मिलाए भी होंगे। आज प्राइमरी का भी सोल्यूशन हो जाए जिससे कि यह कंप्लीट प्रैक्टिस या कंप्लीट पार्ट आपको कंप्लीटली मिल जाए कि सीटेट की परीक्षा को लेकर के आपके मन का जो भी डाउट रहे, किसी भी प्रश्न को लेकर के जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो मैं वीडियो आपको अच्छे से दे रहा हूँ, आप लोग इसको कवर कर लीजिए, अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए, देख लीजिए आपने जो सोल्यूशंस किए वो सही है कि नहीं है, और आगे की जो परीक्षाएं हो उसमें उस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करिए। जो भी आगे इस परीक्षा को देंगे सीटेट की, निश्चित तौर पर उसे नए पैटर्न को फेस करना होगा। नया पैटर्न इसलिए क्योंकि जनवरी की परीक्षा जो हुई थी सीटेट की और अभी की जो परीक्षा हो रही है उसमें काफ़ी कुछ अपडेट है, मतलब लेवल में भी अपडेट है और प्रश्नों के नेचर में भी अपडेट है। तो ऐसे नेचर को आपको समझना होगा और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी होगी। आइए मैं कंटेंट के प्रश्नों को हल करा देता हूं। कंटेंट के सभी प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना प्रारंभ किया। 31/3/2023 को उसकी सेवानिवृत्ति ले ली गई अर्थात रिटायरमेंट हो गया उसका। उसकी नौकरी कुल कितने ड्यूरेशन तक रही अर्थात कितनी अवधि तक रही है। तो लास्ट टाइम देखिए उसने कब नौकरी छोड़ी है 31। इसमें भी आपको ध्यान देना होता है क्या चीज़ का, ये डे का ध्यान दीजिएगा, डे का, मंथ का और ईयर का। इस हिसाब से इसको प्लान करिए। 31/3/2023 को अर्थात 31 मार्च 2023 को उसने नौकरी करना बंद कर दिया, मतलब रिटायरमेंट हो गया। ज्वाइन कब किया था उसने, आप देख लीजिएगा 13/1/1992 को उसको नियुक्ति मिली थी। डिफरेंस जो आएगा वही डिफरेंस ही इसमें यहाँ पर उसके ड्यूरेशंस को प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले वर्ष को कब डिफाइन करिए। 3 से 2 निकला 1, 12 से 9 निकला 3, 31 साल हो गया। 3 से 1 निकला 2 होता है, 2 महीना हो गया। और 31 से 13 अगर हम घटाते हैं तो 11 से 3 8 होता है और 2 से 1 18 दिन। कुल मिला के 18। अब ऐसे पढ़िए 31 वर्ष, अब ऐसे हम उसको पढ़ाते हैं। 31 वर्ष है, 2 मास है या माह है और 18 दिन है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। 31 वर्ष, 2 माह और 18 दिन। ऑप्शन नंबर अगर आप 3 लगा रहे थे तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका था। करेक्ट सोल्यूशन है 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सक हैं जो दांत के डॉक्टर होते हैं, आप जिन्हें आप डेंटल सर्जन या डेंटल जो फिजिशियन बोलते हैं, में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। कैसे? सोमवार को उनके पास 25 मरीज, मंगलवार को 38 मरीज, बुधवार को 45, बृहस्पति को 18, शुक्र को 36 और शनिवार को 39। इस प्रकार से मरीज थे। इस तालिका के आधार पर गलत कथनों को चुनिए। जो गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट उनको डिफाइन करिए कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल 25 दिन है, यहाँ पर 18 दिन है, मतलब अगर पूरे 6 दिन है टोटल तो 6 दिनों में केवल 2 दिन थे जहाँ पर 30 से कम मरीज थे। बाकी सारे मरीज जो थे आप देखिए 30 से ज़्यादा थे। ये तो स्पष्ट है कि अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से ज़्यादा थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सही है। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। तो मैंने सोमवार को देखा तो 25 थे और बुधवार को देखा तो मैंने 45 था। दोनों का डिफरेंस किया तो 20 है, मतलब ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, पहला तो करेक्ट था ही, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, मरीजों की कुल संख्या 200 थी। अब यहाँ पर तो आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने के अलावा अगर एक चौथा डिफाइन कर ले तो बहुत कुछ कन्फर्म हो जाएगा। आंकड़ों का परिसर 27, परिसर मतलब रेंज होता है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के जो समझते हैं इसको जानते हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है, किसी आंकड़े की सबसे अधिक और सबसे कम या छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही आपकी रेंज या परिसर या परास कहलाती है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखें तो 45 है, ठीक है, ये देखिए सबसे बड़ा है। सबसे छोटा उसी की नीचे 18 है। आप घटा दीजिए, देखिए 15 से 8 7 होता है, 3 से 1 2 27 ही है, अर्थात ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों सही है तो तीसरा ही गलत होगा। ये तीसरा ही गलत होगा जो थर्ड ऑप्शन है। मरीजों की कुल संख्या 200 थी। अब इसके लिए आपको एक बार जोड़ के भी देख लेना चाहिए। यहाँ पर वैसे फिलहाल तीसरा कंफर्म हो चुका है कि तीसरा ही इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है। अभी अभी कंफर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी जब सही थे तो एक ही तो गलत था, ये तो कंफर्म था। लेकिन जोड़ के देखा 30 20 50, 20 30 50, 40 90, 100, 130, 160, 160 हो गया। बाकी देखिए 5 8 13, 13 5 18, 18 8 26, 6 32, 9 41 होता है। अगर 41 जोड़ेंगे तो 201 आएगा। नियरर ही है लेकिन 200 नहीं है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत है। और क्योंकि यह गलत है तो यही अपने लिए सही है, ठीक है। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना भी था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसका मरीजों की संख्या कुल 200 थी। यही इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। अगर आपने इसका थर्ड ऑप्शन लगाया है तो एकदम करेक्ट संख्या, करेक्ट सोल्यूशन आपने प्रेजेंट किया है। अगले प्रश्न पर आइए।
लिखा है 1 करोड़। 1 करोड़ क्या होता है? 1 करोड़ 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है। मैं इसका प्रेजेंट करता हूँ ऐसे, देखिए आप समझिएगा इस चीज़ को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू से मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया होगा कि ये जरूर इस पर पैटर्न क्वेश्चन बनता है। मिलियन से बिलियन, मतलब मिलियन से आप इंडियन सिस्टम का मतलब जो रिलेशंस होता है एक तरह से इंडियन का इंटरनेशनल से जो रिलेशंस अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो इकाई होता है, आप सबको पता है, इकाई लिखते हैं हम लोग, दहाई लिखते हैं, सैकड़ा लिखते हैं, हज़ार लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं, लाख लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, करोड़ लिखते हैं, ठीक है, करोड़ लिखते हैं, 10 करोड़ लिखते हैं। इतना चलिए इंडियन सिस्टम के हिसाब से बढ़ता है। अगर ये इंटरनेशनल के हिसाब से चलते हैं तो आप देखिए क्या बनकर आएगा। यहाँ पर इकाई होगा, ये तो इंडियन अर्थात भारतीय के हिसाब से था, और आप अगर मिलियन बिलियन में जाएंगे तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय में जो फ़र्क होता है इसी से कन्फर्म भी हो जाएगा। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है, लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग लाख लेते हैं तो लोग लाख नहीं लेते हैं, वो लोग लिखते हैं जैसे हम लाख लेती है तो लाख वो नहीं लेंगे, वो हज़ार लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, फिर 100,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर उनका 100,000 होगा जो हमारा लाख है, करेक्ट है। अब उसके बाद जब हमारा जो 10 लाख, अब वो नया सिंबल लेंगे जिसको कहेंगे मिलियन, ठीक है, मिलियन। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक करोड़ था, वो किसके लिए पूछा था, हम इससे सबसे पहले मिलियन को समझ लिए 10 लाख है। जब भी कभी 1 मिलियन की बात आती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1 मिलियन जो होता है वो आपका 10 लाख के बराबर होगा, ये हमेशा होता है, तय कर लीजिए। अब इसके बाद आएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन अगर देखिए तो इसके ऊपर क्या है, करोड़ है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होगा। हमसे यही तो पूछा था, 1 करोड़ किसके बराबर है, तो 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन नहीं, 100 मिलियन नहीं, 10 मिलियन के बराबर था। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न की राइट सोल्यूशन होगा। इसी प्रकार से इसका 100 मिलियन बढ़ेगा, और 100 मिलियन के बाद तब इसका बिलियन आएगा, मतलब आप 10 करोड़ के ऊपर जब जाएंगे तो जाकर के यहाँ पर 1 बिलियन प्राप्त होगा। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि 10 मिलियन ही जो होता है हमारा वह 1 करोड़ के बराबर होता है। तो यह देखिए 1 करोड़ पूछा था, हमने 10 मिलियन को प्रेजेंट कर दिया। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन अगर आपने किया है तो एकदम सही इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आपने प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा त्रिभुज का क्वेश्चन था। एक त्रिभुज के 2 कोण दिए थे, त्रिभुज का तीसरा कोण, अब इससे आसान प्रश्न नहीं बन सकता था, सिंपल क्वेश्चन था। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ हम सबको पता है 180 होता है। अगर त्रिभुज है, तीनों कोणों की बात करा जाए, a + b + c, तो आप सबको कन्फर्म एक 180 होता है। अगर एक एंगल हमारे पास क्या है 50, दूसरी है 30, तो निश्चित तौर पर अगर हमें तीसरी पता करनी है तो ये दोनों जुड़कर अगर 80 हैं तो 80 + c आपका कितना हो गया, 180 है। तो कोण सी हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 100 डिग्री ही राइट सोल्यूशन होगा। इस कोण का मान आपका 100 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट आप नोट करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर शिक्षण संबंधी, हालांकि मैंने सारे शिक्षण के पेडागॉजी के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, जो कंटेंट वाले प्रश्न है वही मैंने लिए हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच पर है कि आपको इसको समझ लेना चाहिए। कहा गया समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय अर्थात यूनिक, इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो यूनिक सोल्यूशन, जब किसी एक प्रॉब्लम अर्थात समीकरण का केवल एक ही हल हो तो वह यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय हल कहलाता है। वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जिसे कहते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसकी जो मैक्सिमम पावर हो 1 हो, अर्थात उसमें डिग्री उसकी 1 हो। रैखिक समीकरण की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट को समझाती है। वह आगे पूछती है अगर हल दिया गया हो, मतलब सोल्यूशन दिया गया हो, तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं, मतलब आपको समीकरण को कितने समीकरण आप क्रिएट कर सकते हैं। जब भी कभी ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन हमारा लीनियर है और लीनियर वो भी वेरिएबल पे डिफाइंड होगा, कितने वेरिएबल हैं, समझिएगा, वेरिएबल पे डिफाइन होता है। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन भी है और उसमें वेरिएबल कितने हैं, यही डिफाइन करता है कि उसके कितने हल आएंगे। ठीक है, अगर उसने हमसे कहा है, जैसे अगर मान लो कभी आपने देखा होगा कि लीनियर हमारे पास ऐसे बनता है a1x, या हम सिंपल लिखें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक चर पर आधारित रैखिक समीकरण, हम ax + b = 0 कर दें या c कर दें, तो आप x जो अननोन है, जो चर राशि, उसका मान निकालेंगे और एक ही मान उसका आएगा, करेक्ट है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, जैसे x और y होंगे, तो 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हमें एक समीकरण की आवश्यकता है। 2 समीकरण होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों पे आधारित रैखिक समीकरण, उसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक x का मान आएगा, एक y का मान आएगा। इसके लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। जितने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उतने ही हमें इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी सॉल्यूशंस के लिए।
अगर वेरिएबल एक है तो एक ही इक्वेशन परफेक्ट है, अगर वेरिएबल 2 है तो हमें 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वेरिएबल 3 है तो 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। इसी हिसाब से इक्वेशंस की संख्या बढ़ती चली जाती है। लिखा है, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया है तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? सही विकल्प से कोई समीकरण नहीं, ठीक है, कई समीकरण, 2 समीकरण, 1 समीकरण। अब यहाँ पर हमको यही समझना है कि अगर कहा है उसने रैखिक समीकरण है और अद्वितीय हल है अर्थात यूनिक सोल्यूशन है, तो निश्चित तौर पर आपको एक समीकरण पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे आपसे कहा ना, अगर एक वेरिएबल है तो एक समीकरण पर आप जा सकते हैं। अद्वितीय हल का मतलब भी हो गया कि आपको यूनिक सोल्यूशन अर्थात एक ही स्ट्रक्चर पर काम करना है, एक ही सोल्यूशंस की बात करनी है, तो एक समीकरण इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं आप लोग, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 37वें अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर आपका एक समीकरण हो जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जैसे 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर है, इसका मान हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में किसके इक्वल हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा टेबल दिमाग में रखिए। क्या? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इतना समझ लीजिए कन्फर्म होगा। एक लेडर बनती है जो कि मेजरमेंट के लिए होती है, और आपके यहाँ पाठ्यक्रम में मेजरमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका सिस्टम समझिएगा, इसमें जो यूनिट्स होती हैं अगर देखा जाए तो घटता चला जाता है। मतलब अगर हम सोचें कि हम किलो से हेक्टो पे जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, ऐसे से कम होते हैं, और यहाँ पर सोचें तो बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम किसी बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो ब्लॉक के हिसाब से उनका कन्वर्जन होगा। जैसे अगर मैं मीटर को डेसीमीटर में लिखूंगा तो मैं कहूँगा 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। उसी समय अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ऐसे सोचना होगा हम लोग को, ठीक है। मतलब अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक के बाद उतने ही जीरो बढ़ाएंगे जितना ब्लॉक क्रॉस करेंगे, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब छोटे को बड़े में ला रहे हैं तो 1/1 के बाद उतने ही जीरो बढ़ाएंगे जितने ब्लॉक क्रॉस करेंगे। जैसे लिखा है 22 हेक्टोमीटर है, 22 हेक्टोमीटर है, 8 डेकामीटर है, और ये जो कन्वर्जन हुआ है मीटर में हुआ है। देखिए सारे ऑप्शंस क्या हैं, मीटर में हैं, तो आपको इसको मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो हेक्टोमीटर आप देख रहे हैं कहाँ है, ये है। हेक्टो से आपको अगर मीटर में जाना है तो पहले ध्यान रखिए 1 हेक्टोमीटर जो होगा वह 1 2 यहाँ मीटर पे आना है ना, तो 100 मीटर होगा। 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा, 100 मीटर होगा। और अब 22 हेक्टोमीटर का अर्थ हो गया 2200 मीटर, ये हो गया 2200 मीटर। भाई जब 1 हेक्टोमीटर आपका 100 मीटर है तो 22 हेक्टोमीटर आपका 2200 मीटर हो गया। 2200 क्या हो गया, मीटर हो गया। अभी अब अपने पास है 8 डेसीमीटर, 8 डेकामीटर, नॉट डेसी। ध्यान दीजिएगा, डेसी तब होता है जब केवल डी लिखा हो, डेका तब होगा जब DA लिखा होता है। तो डेकामीटर को भी अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, एक डेकामीटर जो होगा वो आपका 10 मीटर होता है। एक डेकामीटर बराबर क्या होता है, 10 मीटर होता है। तो 8 डेकामीटर है, 8 डेकामीटर है तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर होगा। 80 मीटर होगा तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 80 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि दोनों ही मीटर में हैं, तो हम लिख सकते हैं 2280 मीटर। 2280 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 2280 मीटर आप लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 2280 है। सेकंड ऑप्शन अभी तक के इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। आसान है, देखिए यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में किस अक्षर की कोई सममिति अर्थात सिमेट्रिक रेखा नहीं है। सिमेट्रिक लाइन मतलब एक प्रकार से सिमेट्री होती क्या है, जब कभी भी कोई शेप ऐसा फोल्ड हो कि एग्जैक्टली उसी तरह से फिट हो जाए। जैसे एक पेपर अगर लेके ऐसे फोल्ड कर दें 20 से तो एग्जैक्टली जैसे हाथ है दोनों मेरे, दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिटेड हैं, फोल्डेड है, तो बोथ द हैंड्स आर द सिमेट्रिकल टू ईच अदर। जैसे कोई चीज़ काट के हम ऐसा फोल्ड करें कि एग्जैक्टली फिर इधर उधर कुछ निकले ना एक्स्ट्रा, तो सिमेट्री होती है। जैसे अगर हमने कहा अल्फ़ाबेट ए है, ए को ऐसे हम काट सकते हैं ऐसे एग्जैक्टली, और फोल्ड करेंगे तो फिट हो जाए। जैसे काइट नहीं तो पतंग ऐसे मिला दें। ऐसे बी है तो बी को भी हम ऐसे काट सकते हैं, काट के ऐसे फिट कर दें, एक दूसरे के ऊपर फिटेड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे निम्नलिखित में कौन से अक्षर की कोई सममिति, जब मैंने ए को देखा तो मैं तो बता रहा हूँ कि इसकी एक सम्मत रेखा होगी। यम देखिए आपके पास है, इसकी भी सममिति रेखा हो सकती, पलट दीजिए। यक्स आपने देखा, आप इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, बट जो यल है, यल की कोई सिमेट्री नहीं बना सकते क्योंकि कहाँ से आप फोल्ड करेंगे, मतलब इधर से ट्राई करेंगे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जब ऊपर नीचे एक जैसा स्ट्रक्चर होगा तभी सिमेट्री बन सकती है, मतलब चौथे ऑप्शन की सिमेट्रिक लाइन नहीं बन सकती। अगर आपने इसका सोल्यूशन चौथा ऑप्शन दिया है तो राइट सोल्यूशन दिया है।
तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पर आइए, ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 12,000 है, 1300 है, 2 10 किसके बराबर है? 12,000 मतलब सीधा 12,000 लिख दीजिए, 1300 मतलब 13 के बाद 100 लगा दीजिए, 2 0, 2 10 मतलब 20 होता है। इनको जोड़ दें तो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 13,320 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 13,320 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसको देखिए इसका क्या है। जैसे हम रेशियो जब पढ़ाते हैं तो समय बताते हैं। अगर लिखा है x/y इक्वल टू p/q, देखिए आप पढ़िए x/y इक्वल टू p/q, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं, यहाँ से पढ़िए गए, वहाँ से बात एक ही है। हम इसको जैसे कभी लिखा है तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, x+y अपान y, x+y अपान y इक्वल टू p+q अपान q। ये आपके पास पहला ऑप्शन दिया है। क्या ये सही है गलत है? जैसे अगर आप इसको अगर समझना ही ना तो बहुत ही सिंपल समझ लिया करें। जैसे कोई ज़रूरी नहीं किसी तरह से सोचिए जैसे इसने कहा है। जैसे आप ये बताओ, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 2, या हम ऐसे सिंपल लिख रहे हैं, मैंने कहा 2:3, 2:3, 4:6। भाई अब दोनों बराबर है कि नहीं? यस बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो 6 दूना 12, 3 चौके 12। अब थोड़ा सा इसको रख करके देखिए, जैसे इसने कहा कि अगर मैं 2 + 3 कर दूँ, नीचे 3 कर दूँ, यहाँ 4 + 6 कर दूँ, नीचे 4 कर दूँ, ना नीचे कितना कर दूँ? 6 कर दूँ, तो 2 3 5/3 होगा, करेक्ट है। और 6 4 10/6 होगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5/3 होगा, मतलब ये सही होना चाहिए। पहला सही हो गया, करेक्ट है ना। अगला देखिए क्या लिखा है, x - y/y, जैसे रूल समझिएगा, x - y/y बराबर p - q/q, ये बना है। चेक करके इसको भी देखिए, इसी पैटर्न पर रख कर देखिए, कन्फर्म हो जाएगा। मतलब 2 - 3/3 कर दो और 4 - 6/6 कर दो, ये -1/3 होगा और यह -2/6 होगा, तो यह भी आपका कितना हो गया? -1/3 हो गया। मतलब ये भी आप कह सकते हैं सही है, करेक्ट है। x - y अपान y इक्वल टू p - q डिवाइड बाई q, तो आप इसको भी कह सकते हैं सही है। थोड़ा सा इसको करके देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन में देखिए क्या है, x अपान p इक्वल टू y अपान q। ये तो सिंपल है कि आप इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, कोई फ़र्क नहीं, ये तो आसान है, आप देख ही सकते हैं। एक तरह से अल्टरनेट कर दिया और कुछ नहीं, ये भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन भी सही है। अब बचा यहाँ पर क्या? डी ऑप्शन। लिखा है x+y, जैसे यहाँ पर इसको बना रहे हैं, x+y लिखा है, डिवाइड बाई x+y है, डिवाइड बाई x - y है। यहाँ पर क्या है? p - q है, डिवाइड बाई p+q है। देखो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ गई है, मैं आपको बता दूँ। अगर यही p+q और p - q होता तो ये भी हो जाता इक्वल, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बन जाता। कब? जब ऊपर जाता p+q, नीचे आता p - q, तो योगांतरानुपात जिसको कहते हैं। यही इसके गलती होने का कारण। अब रख करके भी देखिए, जैसे रख करके देखिए, 2 3 कितना होता? 5, नीचे कितना होता? 2 में से 3 निकलता -2, -1। इधर देखिए p - q करते, 4 में से 6 -2 आता, और नीचे अगर हम लोग p+q करते ज़्यादा हो जाता, इसलिए यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसलिए अगर सोचो तो सही कौन कौन था? सही ए भी था, सही बी भी था, सही सी भी था। तो ए बी सी तीनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया गया है। ए बी सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 3 ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। अगर आपने इसको तीसरा ऑप्शन लगाया था तो एकदम सही लगाया था, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। 1 egg हैज अ मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम। एक अंडा है जिसका जो वेट है वो 65 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 डजन एग। 2 दर्जन अंडे होंगे तो उनका वेट क्या होगा? अब आप सबको पता है कि 2 दर्जन क्या होता है, 1 दर्जन क्या होता है? 12 सामान, 12 सामान होता है। तो 2 दर्जन कन्फर्म हो गया, 24 होगा। 2 दर्जन कितना होगा? 24 सामान होगा। इसका मतलब 24 सामान का वेट सोचे कितना होगा? 24 एग का वेट कितना होगा? 24 गुणे 65 कर दिया, 24 पंचे 120 होता है, 24 छक्के 144, 144 और 12, 144 और 12 अगर जोड़े तो 156 होगा। 1560 ग्राम है, 1560 ग्राम है। ऑप्शंस में कहीं डायरेक्ट ग्राम नहीं दिया है, किलोग्राम और ग्राम दिया है। तो हम सबको पता है जैसे कि 1 किलोग्राम जो होता है वह 1000 ग्राम होता है। तो आपको इसको 1000 से भाग करना है, तो भाग करते ही 1 किलोग्राम हो जाएगा, 560 ग्राम हो जाए। क्या इस रूप में कहीं लिखा है? नहीं। चेक करिए, 1 किलोग्राम 56 ग्राम है, 56 गलत होगा, 560 अलग होता है, 56 अलग। ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 1.5, जैसे मैं अगर मुझे लिखना होता, मान लीजिए मैं
यहाँ पर आपको पता ही है कि 1560 को आप किसी भी हालत में 1000 से भाग करते तो वही हम ऐसे लिख सकते थे, या इसको ख़त्म करके 1.56 लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं किलोग्राम। तो इसका राइट सोल्यूशन चौथा ही ऑप्शन होगा। अगर चौथा लगाए तो एकदम परफेक्ट है। ठीक, इस प्रश्न का करेक्ट हल आपका चौथा ऑप्शन है। आप प्लीज़ समझ ले, देख लें। अगले प्रश्न पर आएँ। सिंपल क्वेश्चन है, 7 स्टार है यहाँ पर और 2 है, और यहाँ पर क्या है 123 है, बराबर कितना है 92496 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसने कहा क्या डिजिट फिट कर दूँ, स्टार की जगह ऐसा क्या लगा दूँ जिससे कि आपका यह मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाए। तो इसके लिए भाई रख करके चेक कर सकते हो या गुणा करके चेक करो, कैसे भी करके आपको डिसाइड करना होगा। मतलब भाग दे करके भी सोच सकते हैं कि 123 से इसको हम भाग कर दें। भाग करने पर भी कुछ कन्फर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि बार चला जाए तो कन्फर्म हो जाए क्या रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो 712 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 123 था ही ऑलरेडी। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए 3 दूना 6 होगा, 3 एक के 3 होगा, 2 दूना 4, मतलब यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको रख करके भी सोचते हैं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेकंड डिजिट से ही मैच नहीं करेगा। या सीधा सीधा भाई मैं तो कहूँगा कि आप 123 से भाग ही कर दो, भाग इतना आता है तो कर दीजिए। और डिजिट से भी सोच सकते हैं, 92496 है। मैं कहूँ 12 अट्ठे 96, 12 सते 84, 7 बार जाइए, 7 तिरिक 21 होता है, क्योंकि 7 बार है पहले ना, तो 7 बार ही जाइए। 7 तिरिक 21 है, और 7 दूना 14, 2 16 की 6 यहाँ से लेके 7 एक के 7 एक 8 है, 4 से 1 3 है, 12 से 6 6 है, 63 हुआ, 9 कर दीजिए। अब देखो कितना बार जाएगा, यहीं से तय हो जाएगा। दूसरा स्टेप आपको जाने की ज़रूरत नहीं, तीसरा। अब देखो 5 बार जाएगा, कन्फर्म है। 5 यहाँ 15 होगा, 5 दूना 10, 10 एक 11, और 5 एक के 5 एक 6, ये हो गया। 9 से 5 4, 3 से 1 2 हुआ, 6 करिए, 2 मार जा ही रहा है, तो निश्चित तौर पर 5 होगा। तो 5 इस जगह पर अगर पुट करेंगे स्टार की जगह पर, तो इनका प्रोडक्ट आपका इसके बराबर हो जाएगा। स्टार की वैल्यू 5 आप लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, राइट सोल्यूशन है। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक सीरीज दी गई है, सीरीज को ध्यान से देखिए क्या है। 43 है, 47 है, ठीक है, 53 है, 59 है, और डैश है क्वेश्चन मार्क, और फिर 67 है, 71 है, और 73 है। मुझे बताना है इसकी जगह पर क्या आया है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पर निकालना मतलब अगर तरह से सोचे तो यह अभाज्य संख्याओं का सिलेक्शन जा रहा है, कम्बिनेशन जा रहा है। अभाज्य संख्या मतलब 43 है ही है अभाज्य, और वैसे भी अगर देखें तो सारी संख्या 6 के पहाड़े के एक या तो कम है या तो ज़्यादा है। 6 सतह 42 से एक ज़्यादा है, 6 अठे 48 से एक कम है, 6 नवा 54 से एक कम है, 6 दहम में 60 से एक कम है, और यह 60 से एक ज़्यादा। यहाँ पर निश्चित तौर पर 61 आना चाहिए। अर्थात यह एक प्रकार की सभी समूह, अगर सभी नंबर को चेक करिए तो सभी अभाज्य हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 60 तो अभाज्य है नहीं, 63 भी अभाज्य है नहीं, 65 भी अभाज्य है नहीं, और बचा कौन 61। तो चौथा ऑप्शन मैं लूँगा, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, 61 ही होगा। अभाज्य संख्याओं का कम्बिनेशन है, अभाज्य संख्या के हिसाब से 61 हम लगा कर आएंगे, राइट सोल्यूशन बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसके पास 20 लीटर वाले 5 बर्तन हैं। एक देखो बर्तन है जिसकी कैपेसिटी है 20 लीटर, और इसके कितने हैं टोटल, ऐसे ही 5 है टोटल। तो उसके पास एक प्रकार से अगर तेलों की बात किया जाए तो 5 बर्तन में है तो 20 गुणे 5 अर्थात एक तरह से 100 लीटर तेल है। कितना है, 100 लीटर ऑयल है तारपीन का। अब इसने कहा कि इसमें उसने इसे 5 लीटर और 10 बर्तन, 5 लीटर वाले 10 बर्तन में, पहले तो आप समझो कि आपके पास ऑयल है कितना, पता चला 100 लीटर ऑयल है, 100 लीटर तेल है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने कैसे जा रहे हैं, 5 लीटर वाले 10 बर्तन, तो कितना लीटर कंज्यूम हो गया, 50 लीटर। 2 लीटर वाले कितने, 10 बर्तन, तो कितना लीटर कंज्यूम हो गया, 20 लीटर। और 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा गया। तो हमको देखो इनके बर्तन तो कन्फर्म थे, 5 लीटर वाले 10 बर्तन थे, 2 लीटर वाले 10 बर्तन थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 70 लीटर कंज्यूम हो चुका है। अब हमारे पास जो बचा है, आप सोचे खुद ही, 30 लीटर अभी तेल बचा हुआ है, और हम इस 30 लीटर वाले तेल को, आगे पढ़िए, 1 लीटर वाले बर्तनों में भरना चाहते हैं। अब 1 लीटर वाले बर्तन में अगर आप भरना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 30 बर्तन चाहिए। कितने बर्तन चाहिए बताइए, 30 बर्तन। अगर हमें 30 टोटल बर्तन मिलेंगे 1 लीटर वाले, तो हम सभी तेल को, सभी ऑयल को अपना कंज्यूम कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, 100 लीटर तेल था, 5 लीटर के 10 बर्तन मतलब 50 खत्म, 2 लीटर के 10 मतलब 20 खत्म, 70 खत्म, 70 100 से निकला, 30 बचा है, 30 को ख़त्म करना है। 1 लीटर वाला बर्तन है,
1 लीटर वाले बर्तन को अगर हम उपयोग में लाना चाहते तो अपने पास 30 बर्तन चाहिए, तब जाकर पूरा तेल आपका खत्म हो पाएगा। तो इसका राइट सोल्यूशन आपने देखा होगा, ये पहला ऑप्शन है, 30 बर्तन इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आइए। गणित की एक शिक्षिका, ये हालांकि पेडागोजी का भी प्रश्न है, गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं समवृत्त वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों को बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा किसे कथन सत्य हैं। क्या दिया है, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले पूर्णांक जान लेना है। ये है पूर्णांक i से या z से प्रेजेंट होता है, -∞ बढ़ते चले गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 स्वान बढ़ते चले गए +∞, यहाँ पहुँच गए। अपने पास यही पूर्णांक का कम्बिनेशन है, दिस इज द इंटीजर। कहा सभी जो अच्छा इसके अलावा कुछ बातें और जान लीजिए। जैसे एक नंबर होता है होल अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण। जब भी पूर्ण संख्या की बात होगी तो आप जान लीजिए 0 से शुरुआत होगी। 0 से लेकर जितने भी काउंटिंग पूर्णांक होते हैं सब आपके होल नंबर कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 लिखते चले जाए, सब पूर्ण हैं। ठीक है, तो हमने अगर कहा सभी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक अगर सोचें तो कहाँ से आएगा पता, 0 को छोड़ दें, इसके बाद से जितने भी पूर्णांक होंगे सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। सोचिए क्या ये सभी पॉजिटिव इंटीजर होल हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक होल नंबर अर्थात पूर्ण है तो एकदम सही। हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता था, क्या सभी पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक है, नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण में 0 भी होता है, 0 धनात्मक नहीं है। करेक्ट है, तो फिलहाल इसने लिखा सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण है, तो हम मानेंगे यस एकदम एक्सेप्टेबल है, सही है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, स्वान इन्फिनाइट। भाई 1 से लेकर सभी तो पॉजिटिव ही हैं, 0 भी एक पूर्णांक ही होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती हैं। करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, अगला देखिए, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। ध्यान दीजिएगा, जब वास्तविक संख्या को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो 2 भागों में संख्या डिवाइड होती है, एक तो परिमेय में और दूसरा अपरिमेय में। अगर मुझसे आप कहो कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, हाँ है, लेकिन अगर कोई कहे सभी वास्तविक संख्या परिमेय है तो नहीं है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों भागों में बढ़ जाती हैं। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हैं, हाँ है, लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, नहीं है। इसने लिखा सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सही है। अगर यही लिखा होता कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय है तो गलत होता। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ये भी मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। अपरिमेय भी, मतलब इसके सारे ऑप्शन सही हैं, इसके कोई ऑप्शन गलत ही नहीं। अगर उसको गलत बनाना था तो एक ऑप्शन में उल्टा कर देता तो गलत बन जाता। अब इसने कहा सही विकल्प चुनिए। हम ऑप्शन सी ले नहीं सकते, बी सी डी होगा नहीं, क्योंकि होने को सब होगा। सब होगा कि नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, केवल भी नहीं हो, मतलब यहाँ पर गलत लिखा है, रॉन्ग है, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया है। तो सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें आपकी मार्किंग जनरल हो जाएगी। आप सभी का उत्तर जो भी होगा सही माना जाएगा, सही काउंटिंग की, एक ही काउंटिंग की जाएगी। इस प्रश्न के लिए आप लोग नोट कर लें सोल्यूशन। सभी ऑप्शन मतलब कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। जहाँ पर ऐसा होता कि ऑल ऑप्शन मतलब सबके सब सत्य हैं तो वही हमारा सही माना जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। कहा है कुछ अंक दिए हैं, 5 1 0 3 और 9 है और 6 है, इतने टोटल डिजिट हैं। से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर। अब 6 अंक की संख्या अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले अगर हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो होगी उसकी शुरुआत हमेशा सबसे बड़े डिजिट से होगी। एक बात और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 डिजिट हैं 0 और 3, ध्यान दीजिएगा, या मान लो 1 भी है, मैं कहूँ इनकी मदद से सबसे बड़ा 3 अंक की संख्या बना दो, तो 3 अंक की बनाएंगे तो सबसे बड़े 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अब मुझसे कहा जाए सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बना दो, किसी ने 0 रखा पहले क्योंकि आपको लगेगा 0 सबसे छोटा है, फिर 1 लिखा फिर 3, तो भाई ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह 2 अंक की संख्या होगी। अगर आपको सबसे छोटा बनाना है तो पहले 1 लीजिए, फिर 0 लीजिए, फिर 3, सबसे छोटा 103 हो जाएगा। उसी बात को यहाँ भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी अगर बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, और सबसे छोटी
सबसे छोटी अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कौन है बताएं? सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन है? 0। लेकिन 0 लेंगे तो यहाँ पर 6 डिजिट रह ही नहीं जाएगा। अब हमको 1 लेना होगा, हाँ, लेकिन 1 के तुरंत बाद आप 0 सब्स्टिट्यूट करिए, क्योंकि बीच में जाएगा तो डिजिट काउंटिंग होता है, लेकिन किनारे में वो भी लेफ्ट में नहीं होता है, राइट में होता है। अगर ऐसे लिखा है तो 2 डिजिट है, लेकिन ऐसे लिखा है 2 डिजिट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को कन्फर्म करिएगा, या 2 डिजिट है या 2 डिजिट नहीं है। 1 0, फिर आया नंबर 3, फिर आया 5, फिर 6, फिर 9। अंतर पूछा है दोनों का। 10 से 9 1 होता है, 10 से 6 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 12 से 5 7 होता है, 4 से 3 1 होता है, ठीक है। 6 6 ही रह जाएगा, 9 से 1 8, 8 6 1 7 4 1, 8 6 1 7 4 1, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ये इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा, दिस इज राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। फ्रैक्शंस ऐसे दिए हैं, कह रहा है कि जो भिन्न आपको दिया गया अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटता क्रम मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। आप इसको पढ़िए, बड़े से छोटा मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस क्रम में जाना है। आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। 3/7 है, 12/63 है, 1/9 है, इस टाइप से नंबर्स आपको दिया गया है। आप इसको डिसाइड करिए कि इसमें अगर हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो कैसे सोचेंगे। जैसे कुछ चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट करें, जैसे 3/7, ऑप्शन सारे एक ही होंगे, ऑप्शन एक ही हैं, या नंबर यहाँ से ले लीजिए ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। जो आपको दिया गया है सीधा लीजिए। 1/9 पहले दिया है, 1/21 दिया है, 3/7 दिया है और 12/63 दिया है। 12/63, हाँ, थोड़ा सा 12/63 पर काम कर सकते हो आप। 3 चौके 12 होता है, 3 21 बार 63 होता है, मतलब आप इसको 21 4 क्या लिख सकते हो? 21 लिख सकते हो, 4/21 लिख सकते हो। इस 12/63 को थोड़ा आसान कर सकते थे, बाकी और कुछ नहीं। अब हम डिसाइड कर लें कि बड़ा छोटा क्या कैसे है। इसके लिए हमने क्या किया कि सिंपल सा, क्योंकि देखो अगर हर समान होता तो उसके हिसाब से जाते, अगर अंश समान होता तो उसके हिसाब से जाते। ना तो हर समान है ना अंश समान है। हाँ, एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम उतना बड़ा भी नहीं आएगा, 63 हो जाएगा। 63 से आप एलसीएम लेकर जा सकते हैं। जैसे अगर आप इनका एलसीएम सोचें तो भाई 21 से 7 है 9 है, तो निश्चित तौर पर आपका एलसीएम 21 हो जाता। 21 क्यों होगा? 21 गुणे 3 63 हो जाएगा। 63 9 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। एलसीएम पर आप जा सकते हैं। अब देखो कैसे होगा। अब एलसीएम अगर आपका 63 हो गया तो 9 से भाग करिए, 9 सते 63, 7 का ऊपर गुणा करिए, 21 तिया 63 3 करिए, 7 से डिवाइड 7 9 63, 9 3 27 होगा, 21 तिया 63, 3 चौके 12 होगा। ये आपके सामने क्रम बन गया। अब यहाँ से बड़ा छोटा हम प्लान कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 3/7 ना, जो 27 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये आएगा, एक इसकी जगह क्या था आपका? 12/63 था, उसी को रखिए इसकी जगह। जैसे भाई ये तो कहाँ लिखा गया था? 12/63 की जगह लिखा गया था ना, बात एक ही है। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? 1/9 का। फिर उसके बाद किसका आएगा? 1/21। अब चेक कर लीजिए कहाँ पे मिल रहा है। 3/7, 12/63, 1/9, 1/21, पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। तो आप लोग देख सकते हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब अवरोही क्रम में है, अर्थात घटते क्रम में है, तो पहला ऑप्शन आप लगाओगे तो सही सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिए, इस प्रश्न का हल आपके सामने है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की कक्षा में पेडागॉजी का शिक्षण का प्रश्न है। शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है तो उसे यह अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि कैंची आपने देखा हो कुछ ऐसे बनती है, ऐसे काटा जाता है। मतलब एक प्रकार से अगर कैंची का स्ट्रक्चर सोचिए तो कुछ इस प्रकार का ही क्रॉस बनता है। कैंची ऐसे तो बनती है ना, ठीक है। तो समझाने के लिए सर्वोत्तम क्या कोण होते हैं, जैसे अगर हम आपको बताएं दो रेखाएं ऐसे अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आपके जो कोण होते हैं, जैसे इसने दिया है शीर्षाभिमुख, ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर भी होते हैं। ए इसके बराबर होता है, ए इसके बराबर होता है। साथ साथ कोणों का रैखिक युगल, जैसे अगर रेखा कभी होती है, रेखा पर अगर एक लाइन ऐसे गुजरे तो यह एक दूसरे के साथ रैखिक युग्म बनाते हैं, अर्थात इनका जोड़ 180 अंश होता है। लीनियर पेयर आपने सुना होगा, रैखिक युग्म हमेशा 180 बनाते हैं, मतलब ये भी सही है। संगत कोण, यहाँ संगत कोण का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। संगत होता जब दो लाइनें अलग अलग होती, समांतर होती, उनकी एक पोजीशन पर यहाँ कोई कोण होता, यहाँ पर कोई कोण होता, तो संगत कोण बनता। एकांतर कोण भी नहीं होगा। एकांतर भी उसी प्रकार से होता, जब एक रेखा तिरछी काटती है, यह इधर और यह इधर कोण बनता है तो एकांतर होता है। मतलब आपका ए दोनों नहीं होगा, बट ए और बी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन पर आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक शानदार सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का सोल्यूशन भी आपको क्लियर होगा।
एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर, प्रतिशत मतलब परसेंटेज छूट की बात कर रहा है, आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। मतलब परसेंटेज का जो डिस्काउंट होता है उसके आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट के साथ 2 मोटरसाइकिल के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। मतलब उसने कहा कि 2 मोटरसाइकिल ले लो, ठीक है, एक पहली है और दूसरी है। जो उसकी प्रिंटेड प्राइस है इस पर 8% का डिस्काउंट दे दो और इस पर भी 8% का डिस्काउंट दे दो। मतलब उनके अलग अलग दाम हो या एक जैसे दाम हो, दोनों पर 8% की छूट दी जा रही है। ठीक है, एक समूह, एक ग्रुप है, दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है। उसने कहा कि दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर कुल मूल्य में 16%, मतलब जोड़ करके कुल से 16%, उसको लगा कि भाई 8 वहाँ से कटेगा, 8 वहाँ से कटेगा, तो कुल मिला के 16% काट देता है। ठीक है, इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि, पहले तो आप बताओ सही है गलत है। निश्चित तौर पर गलत है। आपको लग रहा है कि 8 8 16, क्यों 8 8 16 लग रहा है आपको? भाई यहाँ से अगर इसका 8% है, इसका 8% है, तो अगर लागत, जैसे आप खुद ही सोचिए, मान लो 100 रुपये का एक सामान है, 100 का ही दूसरा सामान है, 8% की इधर छूट दिया तो आपका 92 हुआ, 8% की इधर छूट दिया तो ये भी 92 हुआ, तो लागत तो आपकी 200 हो गई। और ये अगर सोचे तो आपका 100 कितना हो गया, 100 आपका 2 2 4 9 9 18 184 हो गया। अब सोचो आपको 16 200 पे मिल रहा है ना, 16 100 पे थोड़ी मिल रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये 8 ही है, क्योंकि छूट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 है, लेकिन 16 किस पर है? 16 आपका 200 पर है, तो 200 पर है तो देखा जाए छूट तो 8% हुआ। तो अगर उसने गलती से 8 8 को जोड़कर 16 बना दिया तो गलत कर रहा है। यही बातें हमको ध्यान देनी पड़ेगी। प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति है। पहली चीज तो कार्यनीति है ही नहीं, गलत कार्यनीति है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य में 8% की जगह 16% की छूट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने यहाँ पर गलती करी है। उसको 8% ही छूट मिलती रियली में, लेकिन उसने 8 8 को जोड़कर 16 पता नहीं क्यों 2 को जोड़ देकर बना दी। गलत है प्रक्रिया। ठीक है, हमसे यही बोला है, इस समूह द्वारा जो प्रयोग की गई जो विधि है ये गलत है। यहाँ पर प्रश्न को हल करने की चलो अलग बात हो गई, लेकिन गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8 की जगह 16 काट दिया है। अगला पढ़िए। गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 16% काट दिया बजाय 16% कुल मूल्य के औसत से। ये भी वर्डिंग में केवल कंफ्यूजन दे रहा है, ये भी गलत, ये मतलब नहीं अपने उपयोग में है। गलत है इस वजह से, गलत है इस वजह, सही है, इसने कहा सही है। यहाँ छूट एवं मूल्य का परिकलन करने का ये नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन, क्योंकि गलत है किस कारण से गलत है, उसने छूट 8 थी और उसको 16 बना दिया। ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन, अगर सेकंड ऑप्शन था तो उस पर आपको जाना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं अभी और है एक क्वेश्चन, देखिए इस पे कैसे है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 2 स्तंभ दिए हैं, टेबल, स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। श्यामपट एक फलक है, श्यामपट जैसे जिस बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल ये व्हाइट पट है, हाँ व्हाइट बोर्ड है, श्यामपट नहीं है। ये फलक तो है, ये सरफेस है ही है। एक रेखा, रेखा जैसे हम कोई बना ही रहे हैं, रेखा है। एक किरण, किरण रेज होती है जिसमें एरो दिखा दिया। ठीक है, एक रेखाखंड, 2 बिंदुओं को मिला दिया, एक रेखाखंड बन गया। अब इसको किससे किससे मिलाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले श्यामपट एक फलक है, एक तल का एक भाग निरूपित करता है, बिल्कुल एक तल के एक भाग को निरूपित करता है, तो पहले को तीसरे से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है बताइए। रेखा हमेशा इन्फिनाइट टाइम तक मूव ऑन होती है, कि कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। निश्चित तौर पर सही कह रहा है, तो बी ऑप्शन को आपको 4th से मैच कराना चाहिए। किरण क्या होती है, इसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसका एक डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन का मतलब हो गया कि एक अंत बिंदु कन्फर्म होता है, फिक्स होता है। तो इसके लिए आप सेकंड पर जाइए, अर्थात सी के लिए आपको सेकंड पर जाना होगा। और आप लास्ट में रेखाखंड में आपको कन्फर्म है कि 2 बिंदु अंत बिंदु होते हैं, इसका मतलब जो आपका डी है वो फर्स्ट पर जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3 बी का 2 नहीं होगा, ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1, ये सही है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बाकी तो ए में 1 है, 1 में 2 है, ये तो ऐसे ही कट जाते। ए का 3 देखो यही 2 ऑप्शन से कनेक्ट था, बट बी का यहाँ 2 है, वहाँ बी का 4 है। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बढ़िया प्रश्न था, आप इसको मैच कराइए। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था, आपने समझ लिया होगा। अगर आपने यही किया है तो सही था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होता है, ये सिंपल क्वेश्चन तो है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 3 2 1 0 डिवाइड बाई 5 5 5 5 है, -2 2 2 है। इसका मान कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन देखिए, समझिए कैसे किया जाएगा। भाग करना है सिंपली, आप समझ ही रहे हैं। आप अगर देखो तो यह 4 डिजिट है और यहाँ पर अगर हम बार करेंगे 2 बार जाएगा,
फिर हम 2 बार, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम इसको जब भाग करेंगे तो निश्चित तौर पर यह कट करके दूसरा 222 ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए 5 दूना 10, 5 दूना, मतलब एक कट कर, मतलब भाग देकर 222 आएगा। 222 से 222 घटेगा तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा, जो पहले ही ऑप्शन में दिया है। तो ये पूरे सोल्यूशन जो मैथ्स के पार्ट के थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको पूरा मिला लीजिए। आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। कहीं किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे कंफर्म कर देना, मुझे बता देना, मैं उस हिसाब से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगली क्लास में। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर के पीडीएफ देख लीजिएगा, सोल्यूशन मिला लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो ज़रूर हमसे बताइएगा। थैंक यू सो मच।